बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट बुक, जिसका मतलब है जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है वो यूँ इंतहाई क्रीम है और आपका जो मेडिकल टेस्ट हैं या फिर कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उनके लिहाज से इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग तो स्पेक्ट्रम जान चुके होंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। सो स्पेक्ट्रम को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देके डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी कह सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर वेव्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। सो वो टाइप्स हैं, देखिए अगर यहाँ मेरे साथ मुझे फॉलो करें। देखिए अगर कुछ नई मालूमात आपको हासिल हो जाएगी तो इंतहाई ही फिर ये इंतहाई बेहतर चीज़ है। क्लियर? सो चलते हैं आगे। Spectrum is arrangement of component of electromagnetic radiation in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency when it is passed through a prism. Clear? The apparatus used to record the spectrum is called spectrometer or spectrograph. क्लियर? सो इस तरह नहीं होता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स खामखा चाहते हैं कि मैं मेडिकल टेस्ट पास करूं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जनरल टेस्ट का सामना करते हैं। सो हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सो स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर, देखिए यहाँ इंतहाई इम्पोर्टेंट टर्म इस्तेमाल होने वाली है। क्लियर? और यहाँ पर एक और वर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव। क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आप लोग तो पहले ही से जानते हैं। इसके लिहाज से मेरी एक और वीडियो मौजूद है। क्लियर? कि जो पैरामीटर ऑफ वेव्स हैं वो बयान कर चुका हूँ। अच्छा, देखिए आप लोग यहाँ पर देख लें कि देखिए हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं। क्लियर? या तो ऑब्जर्प्शन होगी या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम होगी। क्लियर? सो जो एब्जर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम होती हैं वो क्या कौन सी स्पेक्ट्रम होती हैं? देखिए हम किस तरह कर लेते हैं, हम इस तरह करते हैं कि देखिए ये सपोज क्या है, एक मैटर है, क्या है, मैटर है, और उन्होंने एनर्जी एब्जर्व की है, क्या की है, एब्जर्व की है। अब ये एनर्जी रिलीज करती हैं, क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है तो इसको हम एक स्पेक्ट्रोमीटर, देखिए ये मशीन है जिसे हम स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, उससे हम इस रेडिएशन को पास कर देते हैं। क्लियर? सो वो हमें लाइंस देते हैं कि यार ये रेडिएशन जो आ रहे हैं इस बॉडी से, ये इस रेंज के हैं, इस रेंज के हैं, इस रेंज के हैं। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by substance after observing energy of a particular wavelength. Alternatively, the spectrum formed by emission of energy in the form of light radiation is called emission spectrum. देखिए वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो emission spectrum होती है उसमें एक बॉडी एनर्जी रिलीज कर देती है। जब वो ऑलरेडी एनर्जी एब्जर्व कर चुका होता है तो वो एनर्जी वो खारिज कर देती है। क्लियर? और जो खारिज होने वाली एनर्जी हो उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास कर देते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर हमें एक ग्राफ देता है कि यार ये एनर्जी जो खारिज हो रही है इसका रेंज या मतलब 2 नैनोमीटर है, 5 नैनोमीटर रेंज वाली है, 6 नैनोमीटर रेंज वाली है, या फिर माइक्रोमीटर में है, जो भी है ये स्पेक्ट्रोमीटर हमें ग्राफ देता है और हम इन्फॉर्म कर देता है। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। कहते हैं emission spectrum consists of bright lines or bands on the dark background. क्लियर? सो यहाँ पर वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होती है उसमें ब्राइट लाइंस होते हैं और बैंड्स होते हैं इन डार्क बैकग्राउंड। देख सपोज इस तरह का जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा डार्क होता है और एक दो तीन लाइंस क्या होते हैं इसमें वाइट होते हैं। इसका मतलब होता है जहां पर डार्क होता है इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिएशन, ये डार्क रीजन है, ये असल में रेडिएशन आई हुई है इस सब्सटेंस से। देखें ये इस सब्सटेंस से रेडिएशन आते हैं, यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर है, इन रेडिएशन को काउंट करता है। जो काउंटिंग किस फॉर्म में होती है, एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। क्लियर? एक डार्क शीट बनती है और जहाँ पर वाइट लाइन्स होते हैं उसका मतलब यही होता है
कि यहाँ पर रेडिएशन मिस हो रही हैं। क्लियर? सो emission spectrum is formed due to emission of light by excited atom। देखिए, ये स्पेक्ट्रम तब बनती है जब एक एटम या एक मैटर मतलब एक्साइट हो, वो फिर डी एक्साइट हो जाए, तो तब ये स्पेक्ट्रम बनती हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, देखिए आगे चलें। इसके बाद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्लियर? इसमें जो अहम चीज़ें हैं, क्लियर, ये तो मैं नहीं कहता कि इंतहाई ही अहम थी। क्लियर? सो ये पॉइंट भी अहम इसमें गुजर गई कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम तब वो वक़्त पज़ीर होती हैं जब एक मैटर ऑलरेडी एक्साइटेड हो। यहाँ पर देखें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसी अरेंजमेंट होती है वेवलेंथ्स की जहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, जहाँ पर कलर्स में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर वो मिसाल देते हैं वेवगायर की। देखिए किस तरह वो करते हैं। देखिए ये वाइट लाइट है, क्या है, वाइट लाइट है, क्लियर विजिबल लाइट है। उसको पास कर देते हैं किस चीज़ से, प्रिज्म से पास करते हैं। क्लियर? प्रिज्म से पास कर देते हैं। अब प्रिज्म को उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट करता है। देखिए डिफ्लेक्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में, उसको डिफ्लेक्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में उनको। देखिए वाइट लाइट जो आम रोशनी होती है, हम देखते हैं सूरज की, उनको मुख्तलिफ लाइट में क्या करता है, उनको मतलब रिजॉल्व करता है। देखिए सपोज यहाँ पर वायलेट, यहाँ पर इंडिगो, यहाँ पर ब्लू, यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाती हैं, ग्रीन आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं येलो, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर रेड। क्लियर? तो इस तरतीब से ये अरेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? सो ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आए, लेकिन ये कलर ये तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है। इन कलर्स के दरमियान हमें कोई क्लियर बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही। देखिए ग्रीन और ब्लू के दरमियान कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती। ब्लू और इसका जो ऊपर वाला है इंडिगो, इसके दरमियान कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती कि हम कहें कि यहाँ से ये स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? अच्छा, अब हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के मुतालिक कुछ पढ़ते हैं। व्हेन नो शार्प बाउंड्री आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन एडजेसेंट रेडिएशन द स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस। जब हमें कोई क्लियर बाउंड्री दिखाई न दे बिटवीन टू कलर्स, इट मीन्स दिस स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ इनकैंडेसेंट वाइट लाइट, जब हम वाइट लाइट को पास कर देते हैं, क्लियर, तो इसका क्या होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 3 different types of waves or 3 different types of colors because every color gives definite if every wavelength gives different color। when white light passes through a prism it gives continuous spectrum। देख सकते हैं आप। इसके बाद इन अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ईच कलर फेड्स इनटू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर रेड की जो बाउंड्री होती है वो मिली होती है, ऑरेंज की मिली होती है येलो से। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रिज्म को पास कर दे, प्रिज्म से हम लाइट को पास कर देते हैं, वाइट लाइट को, तो क्या हो जाता है, हमें 7 किस्म के कलर्स नज़र आ जाते हैं। लेकिन उन कलर्स में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि ये इससे यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, बल्कि सारे के सारे दूसरे से मिक्स, तकरीबन बाउंड्री मिक्स होती हैं उसकी। और साथ साथ आप यू शुड नो, यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिज्म को, प्रिज्म किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है ये भी नोट डाउन कर लें। प्रिज्म को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर, मोनो मीन्स वन, क्रोम असल में हम कलर को कहते हैं, लेकिन क्रोम से हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मानी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रिज्म को देखें, प्रिज्म प्रिज्म सेपरेट, प्रिज्म आइसोलेट different type of colors or different type of frequency from each other। क्लियर? तो इसे हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। अच्छा देखें, अब यहाँ पर बात हो रही है एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम की, कि एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यू नो। देखें ये सपोज में कुछ इस तरह का होगा एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम
कि सपोज ये कोई मैटर मैंने रखी, क्लियर, और इससे सपोज मैं कुछ लाइट लाइट जो है ना वो मैं पास कर रहा हूँ। लाइट पास करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या रखा है, स्पेक्ट्रोमीटर रखा है। सो जब लाइट इससे पास होती है तो कुछ लाइट यहाँ पर एब्जर्व होते हैं, कुछ लाइट यहाँ पर एब्जर्व होते हैं। तो क्या होता है, हम यहाँ पर पता चलता है कि यार ये और ये लाइट एब्जर्व हो गई, और जो बाकी बचती हैं जो वापस आती हैं वो इस तरह के बैंड्स देते हैं। देखिए ये लाइट सपोज यहाँ पर एब्जर्व हुई और ये लाइट बाहर आ गई, ये ऑब्जर्व हुई जो व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रही है, ये ऑब्जर्व हुई व्हाइट स्पेस वाली, ब्लैक वाली बाहर आ गई। देखें ये प्योर व्हाइट लाइट ऑब्जर्व हो गई, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो क्या हो गई, वो बाहर आ गई। क्लियर। तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है, एब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम का प्रोसेस है। अच्छा और करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया, जो जो डायग्राम बनाया, उसमें हमें मिसिंग पोर्शन मिलती है। ये मिसिंग पोर्शन इसलिए मिलती है कि कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुए। इसके बाद वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इस तरह होता था कि देखिए एनर्जी आती थी, यहाँ पर मैटर रखते थे, मैटर एब्जॉर्ब करती थी। सो एब्जॉर्प्शन एक्साइटेशन में इस्तेमाल होती है ना। अच्छा, absorption spectrum consists of dark lines, clear and dark band in bright ground। बाकी ग्राउंड क्या होता है, ब्राइट होता है। इसका मतलब कि बाकी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए, और जो निकल आए विदाउट एब्जॉर्प्शन वो यहाँ पर डार्क लाइंस देते हैं। क्लियर। सो साथ साथ आप लोग ये भी सीखते जाएं, क्योंकि हम एग्जांपल देंगे, इम्पोर्टेंट है। सो जो स्पेक्ट्रम होती है, इसको हम ऑन द बेस ऑफ बाउंड्री सेपरेशन कैन बी डिवाइडेड into two types of spectrum. One is continuous spectrum, the other one is discontinuous spectrum. In continuous spectrum, in discontinuous spectrum are also known as line spectrum, or it is also known as atomic spectrum. इनके तीन नाम, discontinuous, line spectrum, atomic spectrum। क्लियर। अच्छा सो देखते हैं। So, in discontinuous spectrum, there is a clear-cut boundary between the two colors or between the two waves. Clear? So, देखते हैं क्या होता है। Emission spectrum of atom in a gaseous line, gaseous phase, containing bright line with sharp boundaries called line spectrum। कि यहाँ पर क्या हो, इमिशन स्पेक्ट्रम हो या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, जहाँ पर हमें ब्राइट लाइन्स जिस तरह मैंने बनाए वो किस चीज़ की मिसाल थी, जो लाइंस मैंने इस तरह बनाए वो असल में मिसाल थी लाइन स्पेक्ट्रम की। किस चीज़ की, लाइन स्पेक्ट्रम की मिसालें थी। अच्छा, सो वो कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें लाइंस देते हैं। क्लियर। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप रेनबो देखते हैं या दनक जिसे हम कहते हैं, रेनबो की तरह नहीं होता कि, या फिर जब हम विजिबल लाइट पास करते हैं किसी मोनोक्रोमेटर से, तो जो कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती, इस तरह नहीं होता यहाँ पर क्लियर कट क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं, यहाँ पर क्लियर कट लाइन्स होते हैं। शाम। क्लियर। अच्छा हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बात है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम। देखें हर एलिमेंट की अपनी, ये इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एमसीक्यूज आया करते हैं कि देखें एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि देखिए एक एलिमेंट की देखिए जब वो हम एक्साइट करते हैं, क्लियर, तो उसके लिए कुछ और एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन जब हम दूसरे को एक्साइट करते हैं, मतलब इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाते हैं, तो उसके लिए कुछ और एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्लियर। So the excitation energy of different element are different from each other. Therefore, the characteristic of the line spectrum is also different from one another. ये भी इंतहाई important है। Each element has its own characteristic line spectrum, और like fingerprint, जिस तरह हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, इस तरह जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है, जो स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल होती है और फंक्शनल ग्रुप होती है, ये फिंगरप्रिंट के तौर पर काम करती है। मैं बताता चलो फिर से कि देखिए हर एटम की एक्साइटेशन एनर्जी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब यही है कि एब्जर्प्शन एनर्जी इज एक्चुअली excitation energy. Absorption energy is actually excitation energy, and when and de-excitation energy is actually, देखें
डी एक्साइटेड, यहाँ पर यहाँ वो डी एक्साइट हो रहा है। सो ये एब्जर्प्शन एनर्जी है। सो एब्जर्प्शन एनर्जी किसी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करती है, और जब वो खारिज होती है ऑन डी एक्साइटेशन तो फिर भी किसी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करती है। सो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ टू एलिमेंट कैन नेवर बी आइडेंटिकल, इंतहाई ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। और स्पेक्ट्रम जो बनती है लाइन स्पेक्ट्रम, वो तो एक्साइटेशन की वजह से बनती है, और एक्साइटेशन के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम हो तो एक दूसरे से, तो इसके लिए जो एक्साइटेशन एनर्जी दरकार होती है वो भी मुख्तलिफ होगी। दे हैव डिफरेंट मास नंबर उनकी मुख्तलिफ होती है। इस तरह होता है कि सम टाइम हम पढ़ चुके हैं, आइसो बार पढ़ चुके हैं, आइसोटोन्स पढ़ चुके हैं, क्लियर, लेकिन ये पॉइंट इंतहा इंपॉर्टेंट है। दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल स्किल, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। जब एटम मुख्तलिफ होते हैं मतलब एलिमेंट्स, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर, जो जब एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह मैं नहीं कहता कि वो खाम खा एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन मैं यूँ तो कह सकता हूँ कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन टूवर्ड न्यूक्लियस है वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए एक्साइटेशन एनर्जी भी मुख्तलिफ है। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन अ केमिकल एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन, देखिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह किया जाता है, आप लोग फ्लेम टेस्ट पढ़ चुके हैं, आप फ्लेम टेस्ट पढ़ चुके हैं, जहां पर किस तरह होता है, हम किसी मेटल को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। सो एक डिफिनेट कलर देता है, क्या देता है, डिफिनेट कलर देता है। और डिफिनेट कलर किस वजह से होता है, ये एटम एक्साइट होता है और डी एक्साइटेशन एक कुछ कलर देते हैं, जो फ्लेम देते हैं इनको स्पेसिफिक कलर होता है। देखें, फ्लेम टेस्ट इस तरह होता है ना, हम मेटल ले लेते हैं, उनको हीट अप करते हैं, वो एक्साइट, उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन वो कुछ कलर देते हैं। सो दिस कलर कैन आइडेंटिफाई a type of element, clear? So it means the line emission spectrum and line absorption spectrum can identify an element. आगे देखें, line spectrum are given by atoms, so they are known as atomic spectrum, clear? क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम जो होती है वो एटम देते हैं, दियर फोर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, समटाइम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहलाई जाती हैं। वेयर इज बैंड स्पेक्ट्रम आर गिवन बाय मॉलिक्यूल, सो दैट आर नोन एज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। वो जो बैंड की हम बात करते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी एक मैटर है वो एनर्जी एब्जर्व कर देती है, तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो एनर्जी एब्जर्व कर सकती हैं। देखिए मैं पढ़ाता चलूँ। देखिए सपोज ये कोई चेन है, क्लियर। सो यहाँ पर कुछ क्या अटैच है, एटम्स अटैच है, हाइड्रोजन है, सपोज हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये हाइड्रोजन वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी क्या होती है, एब्जर्व होती है। ये वाइब्रेशन, और साथ साथ देखें ये वाइब्रेशन करते हैं तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की वाइब्रेशन करते हैं। किस तरह, देखिए ये साइमेट्रिक वाइब्रेशन करते हैं, एसाइमेट्रिक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, रॉकिंग करती हैं, सिसरिंग करती हैं, बेंडिंग करती हैं, क्लियर। सो साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग, क्लियर। रोटेशन, देखिए एज ए होल मॉलिक्यूल रोटेट होते, मॉलिक्यूल नहीं, ए ग्रुप एज ए होल रोटेट होता है। ये और ये बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग में होते हैं और बेंडिंग में होते हैं, ये और ये बॉन्डिंग स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग में होते हैं। इसके ऊपर जो एटम्स बॉन्ड होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेचिंग बेंडिंग करते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। साथ साथ ये एज ए होल मॉलिक्यूल को रोटेशन करता है। सो इन सम टाइम इसमें मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की एक और एब्जर्प्शन है। यहाँ पर जो इनके अंदर प्रोटॉन है उनकी एक अलग एब्जर्प्शन है, एनएमआर जिसे हम पढ़ते हैं, क्लियर। सो मुख्तलिफ टाइप्स की एब्जर्प्शन एक मैटर अंडरगो कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा डिटेल के साथ, क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये इस तरह है कि इम्पोर्टेंट है, चंद कुछ बात इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि
आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब आप लोग उससे पूछ सकते हैं यहाँ पर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट थी कि द लाइन स्पेक्ट्रम और इस तरह दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। तो लाइन स्पेक्ट्रम के मुतल्लिक और इसके साथ साथ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखें कि यहाँ पर हमने जो बयान की कि जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है स्पेक्ट्रोमीट्री स्पेक्ट्रम, वो ख़ासकर लाइन स्पेक्ट्रम होती है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम टेस्ट इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स गिव डिफरेंट कलर्स। क्लियर? सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इस तरह वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि मैं अपनी तमाम मुफीद इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। इस बात का इतराफ़ मैं भी करता हूं कि चूंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इस कोशिश में हूं क्योंकि लेकिन मेरे साथ अभी चूंकि सहूलियत नहीं है, मेरी ये कोशिश है कि जिस तरीके से हो कि मैं आप लोगों के साथ जल्द अज जल्द ये मालूमात शेयर करूं। बाद में ये मालूमात मैं फिर से शेयर करने वाला हूं, लेकिन तब तक आपकी फिर टाइम वेस्ट हो जाएगी। क्लियर? सो वो मसला भी है। सो जिस तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ यही कबूल कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। वस्सलाम।